मित्रों, एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां विज्ञान के तीसरी श्रृंखला है, जिसमें लगभग वो सारी चीज़ें समाहित हैं जो पेट की परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। और इसी श्रृंखला के साथ विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाने हैं लगभग वो पूरे होते हैं। तो पुनः हम इस श्रृंखला में जो तीसरा वीडियो है इसको शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है। एक तरफ हम देखेंगे दो सूचियों का मिलान करना है, जिसमें एक तरफ सूची 1 जिसमें उपकरण या यंत्र है और दूसरी तरफ सूची 2 जिसमें मापन की गई राशि है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे सामने जो है वो अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर, ये 4 चीज़ें हैं और मापन की इकाई पूछ रहा है इसमें और मिलाने को कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि अमीटर से हम क्या मापते हैं। तो अमीटर से क्या मापते हैं? अमीटर से हम मापते हैं धारा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पे हम देखते हैं तो हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। थर्ड पे स्प्रिंग तुला है, आप जानते ही हैं, स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं। और बैरोमीटर से दाब का माप किया जाता है। यानी विकल्पों में हम देखेंगे तो 3, 4, 2, 1 जिसका विकल्प होगा वही आंसर इसका होगा। तो 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1 विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये मापन की इकाइयाँ हर परीक्षा में जरूर निश्चित रूप से प्रश्न इससे बनता ही बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः हम देखते हैं। अमीटर से धारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? विकल्पों में देखेंगे चिकित्सकीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी विकल्प डी इसका सही आंसर है। विकल्प डी पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन दिष्टकारी या जंक्शन डायोड आवर्धक। तो मित्रों, इसमें हम देखेंगे कि थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति काम करता है। यह उपकरण तापमान के परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सही सुमेलित है? तो विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प ए सही सुमेलित है। थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार उपयोग में आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम लोगों को वैसे भी जानना चाहिए कि रडार का कहाँ प्रयोग होता है या क्या उपयोग इसका होता है। विकल्पों में देखेंगे प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो मित्रों, इसको सही विकल्प क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। कैसे करता है ये रडार काम? ये रडार जो है वस्तुओं का पता लगाने की एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा और गति क्या की जाती है? ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। जब भी आप ट्रेन में बैठे होंगे आप जरूर देखते होंगे कि इस तरह की स्थिति आती है कि अगर आप बैठे हुए हैं और अचानक ट्रेन चल देती है तो क्या होता है? पीछे की तरफ झुक जाता है। तो इसमें देखिए क्या कौन सा नियम है, किस नियम के तहत ये ऐसा होता है? तो स्थिरता का जड़त्व इसे कहेंगे, गति का जड़त्व कहेंगे, जड़त्व आघूर्ण कहेंगे या द्रव्यमान का संरक्षण कहेंगे। तो मित्रों, इसको कहते हैं गति का जड़त्व। थोड़ा सा गति के जड़त्व के बारे में, यानी कि विकल्प बी आंसर इसका जो है वो सही हो जाएगा। गति के जड़त्व के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ट्रेन में असावधानी से बैठे
यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है या यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और हम लोग क्लास 3-4 से ही न्यूटन को पढ़ते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सरल ही लगा सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो किसने दिया था? तो वो न्यूटन ने दिया था। यहाँ 4 लोगों के नाम हैं, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसने दिया है? तो ये विकल्प ए इसका सही आंसर होगा, न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद कह रहा है ये, आप देखेंगे अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट जो है वो पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। विकल्पों में देखेंगे, ए पेट्रोल, बी चारकोल, सी कोयला या डी एस्फाल्ट। तो पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद जो होता है वो क्या होता है? वो एस्फाल्ट होता है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? एक क्वेश्चन ये अक्सर परीक्षा में बनता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, विज्ञान के प्रश्न आते हैं तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ पूछी जाती हैं। तो यहाँ जो पूछा है, क्या पूछा है हमसे? सदिश राशि पूछा है। और दिया क्या है? समय, चाल, दूरी, विस्थापन, 3 चीज़ें दिया है। तो इस प्रश्न में तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन कभी भी एक सही दिशा में ही होगा, चाहे जिस दिशा में हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम सदिश राशि कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। यानी परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। और ये कौन कौन से हैं? संवेग है, बल है, त्वरण है, विस्थापन है। ये क्या है? ये सदिश राशियाँ हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है और विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा, 0 होगा, 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा या 400 ग्राम होगा। कैसा गुब्बारा हमको मिला हुआ है? हम देख रहे हैं कि इसमें एक भारहीन गुब्बारा है, ठीक है, और इसमें 200 ग्राम जल भरा हुआ है। तो कह रहा है कि इसका जल में भार क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि अगर भारहीन गुब्बारा है तो इसका जल में भी भार क्या होगा? तो 0 होगा इसका जल में भी भार। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है और यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे के में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब क्या होगा? जल में गुब्बारे का भार बराबर क्या हो जाएगा? भार माइनस उत्प्लावन बल। अब ऐसी स्थिति में भार कितना है? 200 है। उत्प्लावन बल कितना है? 200 है। 200 माइनस 200 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस नियम से जल में गुब्बारे का भार क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है क्या है? पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो क्या है ये? प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पे काम करता है यह है पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, ये थोड़ा सा कूटों की सहायता से मिलाना है इस प्रश्न को। पहला है तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। इसको बहुत ध्यान से समझना है कि ये कह क्या रहा है। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, यानी प्रकाशित तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा क्या कर रहा है? प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, यानी कि यह प्रकाशिक तंतु जो है इसका संचार तंत्र में अगर उपयोग करते हैं तो ऊर्जा का उपभोग क्या होता है? अत्यधिक कम होता है। तीसरा कह रहा है प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध मुक्त है। प्रकाशिक तंतु जो संचार रेडियो की आवृत्ति है क्या होती है? अवरोध मुक्त होती है। चौथा क्या? भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो इसमें हम देखेंगे मित्रों, इसमें हम देखते हैं तो हमको पहला विकल्प भी सही है,
ये आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा भी सही है, यह ऊर्जा उपभोग में अत्यधिक कम होता है संचार तंत्र में। और तीसरा भी सही है, तंतु संचार रेडियो आवृत्ति क्या है, अवरोध मुक्त है। लेकिन रिलायंस उद्योग इसमें सन्नद्ध है, ये सही नहीं है। यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 2 3। 1 2 3 कहाँ मिल रहा है, विकल्प ए में। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीचिका का बनना उदाहरण है अपवर्तन का, परिक्षेपण का, कुल आंतरिक परावर्तन का या विवर्तन का। तो मरीचिका किसका होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिए या कुल आंतरिक परावर्तन कहिए। मरीचिका का बनना उदाहरण किसका हो गया, तो ये कुल आंतरिक परावर्तन का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। कह रहा है कि आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन कौन से सही हैं और कौन सही नहीं हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, ठीक है। एक विकल्प तो ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा विकल्प क्या हो गया, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। और हम अभी बताते हैं कि क्यों नहीं होता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन, हाँ ये भी होता है। यानी कि 1 और 3 इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब विकल्पों में देखेंगे तो बी बताया है कि इसका 1 और 3 सही आंसर है। थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएंगे। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमणपाती होता है और बैगनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण वातावरण में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है, न कि प्रकीर्णन है। यहाँ हमें ध्यान देना है, प्रकीर्णन और परावर्तन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके पहले भी जो वीडियो हमने इस विज्ञान पे ले आई है उसमें भी ये प्रकीर्णन और परावर्तन का है। आपने अगर नहीं देखा है तो निश्चित रूप से मित्रों एक बार उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में वायु की बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जल में वायु का बुलबुला जो होता है वो किसकी भांति, किस दर्पण की भांति या किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेंस अलग होता है, दर्पण अलग होता है, ये ध्यान रखना है। तो जल में जो वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों एक समतल दर्पण में की न्यूनतम ऊंचाई पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, यानी कि विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। अभी आपने तरंग दैर्ध्य से संबंधित प्रश्न देखा इसके पहले, और फिर वहीं तरंग दैर्ध्य से संबंधित रिलेटेड ये भी प्रश्न है। तो किसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है, लाल, पीला, नीला या बैगनी। तो यहाँ मित्रों हम देखेंगे कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। एथेनॉल होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, मिथेनॉल होता है या प्रोपिल अल्कोहल होता है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो स्वचालित इंजन है उसमें हिमरोधी के तौर पे कौन सा प्रयुक्त होता है। तो हिमरोधी के तौर पे जो प्रयुक्त किया जाता है वो प्रयुक्त किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। यहाँ हमको कथन और कारण का प्रश्न मिला है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आप खुद भी आप अपने से भी इसको क्या कहते हैं एक बार लगाने का प्रयास कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। इसीलिए गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान
काम करना बंद कर देते हैं। बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सी, चंद्रमा पर विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने जाते हैं। या डी, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और इसी के कारण वायुमंडल न होने के कारण ही एक दूसरे की बात हम नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है जो इसके पूर्व के वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसमें देखेंगे हम कि जो टेलीविज़न का जो दूरस्थ नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा, किस किरण के द्वारा होता है? तो दृश्य, परावैंगनी, अवरक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प सी इसका सही आंसर है। यानी अवरक्त जो विकिरण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। जो टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेत हमको मिलते हैं उनको प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी होती है, यहाँ ये पूछा गया है। तो आयाम आरोपण होता है, स्पंद संकेत आरोपण होता है, आवृत्ति आरोपण होता है या समय विस्तार गुणन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति आरोपण, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, विद्युत धारा से है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर द्वारा, यानी विकल्प डी इसका सही आंसर है। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट जो होता है एसी को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ऑस्मियम है, रेडियम है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। तो कौन सा है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग? तो ये बी विकल्प इसका सही है, जर्मेनियम है। होता क्या है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थों के मध्य होती है। मित्रों, आज का यह वीडियो यहीं तक, जिसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनकी पेट की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अतः आप इसे बार बार देखें और याद करें, आपको परीक्षा में फ़ायदा जरूर होगा। और अगर इन प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मित्रों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत।